वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे कि स्केल्स ऑफ मेजरमेंट से क्या मुराद है, ये कितनी किस्म के होते हैं, किस किस्म का ये डाटा जनरेट करते हैं और इनका फ़ायदा क्या होता है। ये देखें जी, यहाँ से शुरू करते हैं स्केल से। क्या स्केल इज़ अ मैयर इन विच अ रिसर्चर कैप्चर द इंटेंसिटी, direction, level or potency of a variable and arranges responses or observations on a continuum. स्केल जो है वो मैयर होती है, पैमाइश होती है किसकी, किसी भी वेरिएबल की, जो क्या मैयर करता है कि किसी वेरिएबल की इंटेंसिटी, कि शिद्दत कितनी है उस वेरिएबल के अंदर, उसकी डायरेक्शन क्या है, अगर वो शिद्दत है तो उसकी डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और फिर उस पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर जो है उसका लेवल क्या है, कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, और पोटेंसी। ठीक हो गया। और फिर इन ऑब्जर्वेशंस को जो हम हासिल करते हैं उनको एक तरतीब से ऑर्गेनाइज करता है। इसी तरह स्केल कैन यूज सिंगल इंडिकेटर और मल्टीपल इंडिकेटर्स। अगर स्केल सिंगल इंडिकेटर यूज करता है मेजरमेंट के लिए तो उन्हें हम सिंगल आइटम स्केल कहते हैं। अगर मल्टीपल इंडिकेटर यूज करते हैं तो उन्हें हम मल्टीपल स्केल्स कहते हैं। मोस्ट आर एट द ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट, न्यूमैन 2009 पेज नंबर 226। न्यूमैन के मुताबिक जो हम स्केल यूज करते हैं मेजरमेंट के, वो जो डाटा जनरेट करते हैं वो ज़्यादातर जो डाटा होता है वो ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट पे होता है। और आपको याद होगा कि मैंने ऑलरेडी लेवल ऑफ मेजरमेंट पे 5 लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपकी उनके बारे में क्लैरिटी नहीं है तो आप जा सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे एक प्ले लिस्ट है जिसका नाम है लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। उसमें 5 लेक्चर मौजूद है। एक हिस्ट्री ऑफ लेवल ऑफ मेजरमेंट्स है, और फिर नॉमिनल लेवल है, फिर ऑर्डिनल लेवल है, फिर इंटरवल लेवल और फिर रेशियो लेवल है। तो उनको आप देख सकते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी हो, क्योंकि जो स्केल डाटा जनरेट करते हैं ज़्यादातर वो डाटा जो है बुनियादी तौर पे वो डाटा जो वो ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट का होता है। इसका मतलब है कि वो डाटा कैटेगोरिकल होता है, और कैटेगरीज जो होती हैं उनका वो ऑर्डर्ड होती हैं, और उन ऑर्डर्ड और रैंक्ड कैटेगरीज के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल नहीं होता है, इक्विवेलेंट नहीं होता। इस किस्म के डाटा को हम ऑर्डिनल डाटा कहते हैं। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि स्केल इज अ सेट ऑफ आइटम्स। एक स्केल जो है उसके अंदर आइटम्स होती हैं। अगर एक आइटम है तो सिंगल आइटम स्केल होगा, ज्यादा आइटम है तो मल्टीपल आइटम स्केल होगा। लेकिन कुछ लोग इनको क्वेश्चंस भी कहते हैं, यानी स्केल के अंदर जो आइटम्स होती हैं, बेहतर है उनको अब आइटम्स कहें, कुछ लोग क्वेश्चंस कहते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर डाला है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप क्वेश्चन कहेंगे तो फिर जो रिसर्च आपका लिटरेचर होता है उसके अंदर जो आपके मेन रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं उनको आप अपने स्केल से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो कुछ लोग इस क्वेश्चन यूज करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो बेहतर तरीका है वो ये है कि आप स्केल के अंदर जो क्वेश्चन बनाते हैं उनको आप आइटम्स कहें, क्वेश्चंस ना कहें। इस तरह आप आसानी के साथ जो आपके मेन रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनको अपने स्केल के क्वेश्चन से, जिनको हम आइटम्स कहते हैं और कहना भी आइटम्स चाहिए, उनसे आप फर्क कर सकते हैं। तो ये आइटम्स डिजाइन टू मेजर अ स्पेसिफिक कॉन्स्ट्रक्ट, कोई कॉन्स्ट्रक्ट जैसे सेल्फ एस्टीम है, जैसे रिलीजियोसिटी है, जैसे फेमिनिज्म है, इस तरह के कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, या उनके किसी एट्रीब्यूट को, सच एज एटीट्यूड, ये एटीट्यूड को भी मेजर करते हैं, सर्टिफिकेशन को मेजर करते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स को मेजर करते हैं, या किसी का बिहेवियर जो है या किसी का कॉग्निशन जो है, इस तरह के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कॉन्स्ट्रक्ट्स होते हैं, स्केल बुनियादी तौर पे उनको कैप्चर्स करते हैं, उनको मेजर करते हैं और डाटा जनरेट करते हैं। जो डाटा स्केल जनरेट करता है वो 4 किस्म का हो सकता है। वो नॉमिनल हो सकता है, वो ऑर्डिनल हो सकता है, वो इंटरवल हो सकता है, वो रेशो हो सकता है। ये देखें जी, बुनियादी तौर पे ये 5 स्केल्स हैं जी। ये आपके सामने आ गया। लिक्विड स्केल है, थर्स्टोन स्केल है, सीमेंटल डिफरेंशियल स्केल है, कटमैन स्केल है, एंड बुगार्ड सोशल डिस्टेंस स्केल है। ये जो पांचों के पांच स्केल है, इसके अलावा कुछ और स्केल है, मैं उन पे भी बात करता हूँ। ये जो 5 के 5 स्केल है, ये डाटा सोशल साइंसेस के अंदर जनरेट करने के लिए यूज होते हैं। जब भी आप अपनी रिसर्च करते हैं और आप कोई डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं जिसका आप बाद में एनालिसिस करते हैं, तो आप इनमें से कोई एक स्केल यूज करते हैं, और वो जो डाटा आता है फिर आप उसका एनालिसिस करते हैं। लेकिन ज्यादातर ये जो स्केल्स हैं, ये जो डाटा जनरेट करते हैं, वो ऑर्डिनल इन नेचर होता है, यानी उसमें डाटा रैंक्ड होता है, और उन जो रैंक्स होते हैं या ऑर्डर्स होते हैं, कैटेगरीज, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट नहीं होता, बराबर नहीं होता। कुछ अदर स्केल्स हैं जी, उनको भी देख लेते हैं। रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल है,
This scale assesses self-esteem by presenting a series of statements about self-worth and self-acceptance. Respondent indicate their level of agreement with each statement and then हम उसका total score निकाल लेते हैं जिसे इंडेक्स कहते हैं. इंडेक्स बाद में बात करेंगे. इसी तरह बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री है जिसको हम a self-report scale used to assess the severity यानी शिद्दत of a depression symptoms wherein respondent rate their depression of the past 2 weeks. तो ये मेजरमेंट जो है ये सर्वे जो है सेल्फ रिपोर्ट है यानी हर बंदा खुद रिपोर्ट करता है अपना डिप्रेशन. जब आप उसको क्वेश्चनर देते हैं तो वो बताता है कि वो कितना डिप्रेस फील करता है फॉर द लास्ट 2 weeks. तो उस दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज सेल्फ रिपोर्टेड डेटा और सेल्फ रिपोर्ट स्केल. देन बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स है. ये स्केल है जिसमें बिग 5 जो ट्रेड्स हैं पर्सनैलिटी के वो मेजर करने के लिए हम ये स्केल जो है वो यूज करते हैं. अभी जो स्केल है उनको उनके कुछ एडवांटेजेस होते हैं. अगर हम उनको यूज करते हैं तो उसका फायदा क्या होता है रिसर्च का. सबसे पहले प्रिसिजन है, दुरुस्तगी है. स्केल अलाउ फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट बाय असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज टू रिस्पॉन्सेज एनेबलिंग मोर एक्यूरेट क्वांटिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट बीइंग मेजर्ड. क्योंकि जिस चीज को हम मेजर करते हैं जिस वेरिएबल को हम मेजर करते हैं चूंकि उसे हम न्यूमेरिकल वैल्यूज देते हैं इस तरह जो हमारा स्केल होता है वो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से इस काबिल बनाता है कि हम क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो कलेक्ट कर सके जिसके नतीजे में हम प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकते हैं. तो पहला जो इसका फायदा वो प्रिसीजन है कि स्केल्स हमारी जो मेजरमेंट्स हैं उनको प्रिसाइज बनाते हैं. दूसरा डिफरेंशिएशन है. स्केल्स ऑफर द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन subtle variations in responses. Particularly valuable. This is particularly valuable when assessing attitude, opinion और perception. और जब हम लोगों की attitude measure करना चाहते हैं, opinion या उनकी perception measure करना चाहते हैं, तो एक scale जो data generate करता है उसको दूसरे से कैसे different करना है, scales हमें ये बताते हैं. तो हम बड़े subtle तरीके से, बड़े बेहतर तरीके से लोगों के attitude measured by one scale and measured by another scale हम उनको फर्क कर सकते हैं. opinion को भी फर्क कर सकते हैं और उस तरह फिर हम जान सकते हैं कि एक स्केल जो ओपिनियन मेजर कर रहा है या एटीट्यूड मेजर कर रहा है दूसरा स्केल अगर वो उनको मेजर करे तो वो किस तरह से फर्क होते हैं. तो ये दूसरा पॉइंट है. तीसरा पॉइंट रिलायबिलिटी असेसमेंट है. स्केल्स कैन बी यूज्ड टू evaluate the reliability of measurements by assessing the consistency of responses over time or across different items within the scale. अब स्केल्स जो कि रिलायबल होते हैं इसलिए स्केल्स क्या करते हैं उनको उनकी जो डिफरेंट आइटम्स होती हैं फर्ज करें एक स्केल के अंदर रोजनबर्ग स्केल है उसके अंदर 3 आइटम्स हैं. तो तीनों आइटम्स जो है वो तीनों की तीनों सेल्फ एस्टीम मेजर करती हैं. इसका मतलब है उनके अंदर कंसिस्टेंसी होती है और लोग जब उन पे रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो एक जैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. इतना ज्यादा फर्क नहीं होता. तो दैट्स वाई स्केल जो है वो रिलायबल मेजर देते हैं और दिस इज वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केल्स के वो जो मेजरमेंट देते हैं वो रिलायबल होती है और वो रिलायबल का मतलब है कि कंसिस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती है. अगर आप आज एक मेजरमेंट लेते हैं फिर एक महीने बाद लेते हैं और फिर एक महीने बाद लेते हैं तो वो स्केल अगर रिलायबल है तो वो सेम काइंड ऑफ मेजरमेंट्स देगा विद अ वेरी स्मॉल मार्जिन ऑफ एरर. और उसके बाद जी नंबर 4 है रिसर्च रेप्लिकेशन. When using standardized scales, researcher can replicate studies and compare findings across different studies, enhancing the reliability and validity of researchers. This is very very important. जब हम रिसर्च के अंदर रिलायबल और वैलिड स्केल जो स्टैंडर्डाइज स्केल जिन्हें कहते हैं जब हम वो यूज करते हैं तो इसका मतलब है जिससे आज मैंने डाटा कलेक्ट किया है एक महीने बाद आप उसी स्केल से आप डाटा जनरेट करें कलेक्ट करें या आपका कोई और दोस्त 3 महीने बाद डाटा जनरेट करे तो इसका मतलब है कि जो डेटा आएगा वो रिलायबल होगा और वो वैलिड भी होगा. यानी आपका स्केल जो है वैलिड क्या है कि आपका स्केल वही मेजर करता है जो उसे मेजर करना चाहिए और रिलायबिलिटी क्या है कि आपका स्केल कंसिस्टेंटली एक ही चीज रीडिंग देता है. यानी आज जो रीडिंग देता है एक महीने बाद भी वही देता है 2 महीने बाद भी 3 महीने बाद. तो इसका मतलब यह है कि जब आप वैलिड स्केल यूज करते हैं और स्टैंडर्डाइज स्केल्स यूज करते हैं तो जो डिफरेंट स्टडीज की फाइंडिंग्स हैं उनको आप रेप्लिकेट कर सकते हैं. यानी जो फाइंडिंग्स है एक स्कॉलर की आई हैं अगर आप सेम स्केल यूज करें सेम किस्म का डाटा जनरेट करें तो आपकी फाइंडिंग्स भी वैसे आनी चाहिए. अगर आपकी फाइंडिंग भी वैसे आती है तो हम कहते हैं कि आपने उस स्टडी की फाइंडिंग्स को रेप्लिकेट कर दिया वैलिडेट कर दिया. आप भी उसी नतीजे पे पहुंचे हैं जो वो स्टडी पहले किसी नतीजे पे पहुंची थी. सो research replication is a very very good contribution of scales and especially standardized scales जो reliable भी होते हैं और valid भी होते हैं. और फिफ्थ वन इज ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट.
Scales can minimize bias and subjectivity in measurement, especially when compared to the qualitative method that may involve more interpretation. अब चूंकि जो स्केल्स होते हैं वो क्वांटिटेटिव डेटा जनरेट करते हैं, इसलिए डेटा जो हम जनरेट करते हैं उसके अंदर तासुब नहीं होता, बाइस नहीं होता, और वो डाटा ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता, बिकॉज हम डाटा नंबर्स की सूरत में जनरेट करते हैं और वो नंबर जो है वो चूंकि स्केल से आते हैं, और स्केल जो है वो चूंकि ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं, रिलायबल होते हैं, वैलिड होते हैं, इसलिए जो मेजरमेंट आती है वो बड़ी हद तक ऑब्जेक्टिव होती है कंपेयर टू द क्वालिटेटिव डेटा, जिसमें हम टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन करते हैं और डिफरेंट पर्सन कुड हैव अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट। और फिर उसके बाद जी ये छठा पॉइंट है जी, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। स्केल्स आर suitable for longitudinal study that track changes and responses over time, enabling researcher to study development and trends। चूंकि हम स्टैंडर्डाइज और वैलिड और रिलायबल स्केल यूज करते हैं, इसलिए हम ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लोगों की जो एटीट्यूड्स हैं, उनकी जो ओपिनियंस हैं, उनके जो बिहेवियर हैं, उनकी जो कॉग्निशंस हैं, उनके जो बिलीफ हैं, हम उनका जो नॉलेज है, हम इसको फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ट्रैक कर सकते हैं। और जो ऐसी स्टडी जिनके अंदर हम ट्रैकिंग करते हैं, यानी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम डाटा जनरेट करते हैं, यानी एक ओकेजन पे किया, फिर दूसरे ओकेजन पे किया, फिर तीसरे ओकेजन पे किया, ऐसी किस्म की स्टडीज को हम लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज कहते हैं, और ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी से ज़्यादा सुपीरियर होती हैं, क्योंकि ये हमें एक मूविंग पिक्चर देती हैं, हमें चेंजेस जो एटीट्यूड में आ रही होती हैं उनको ट्रैक करने में मदद करती हैं। इसी तरह construct validity, well designed scales can provide evidence of construct validity by demonstrating that the scale effectively measure the underlying construct of interest। construct validity का मतलब ये है कि आपका स्केल जो है वो जिस construct को measure कर रहे हैं, अगर वो valid scale है, अच्छा बना हुआ scale है, reliable scale है, तो वो उस पूरे construct को पूरे तरीके से measure करता है। जैसे फेमिनिज्म की हमने बात की थी, तो उसके 6 से 7 डायमेंशन होते हैं। अगर आपका स्केल ठीक है, स्टैंडर्डाइज है, तो वो सारे डायमेंशन को मेजर करेगा, और इस मेजरमेंट को हम कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, it's important to design scales carefully, ensuring that they have appropriate validity and reliability. Additionally, the context and the purpose of the measurement should guide the choice of the स्केल टाइप एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो स्केल डेवलपमेंट है वो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चूँकि कम्युनिकेशन स्टडीज़ में और बाकी स्टडीज़ में बुनियादी तौर पे हम स्केल डेवलपमेंट पे कम काम करते हैं, ज़्यादातर हम स्केल यूज़ करते हैं जो वैलिड स्केल होते हैं, उनसे हम डाटा जनरेट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। बुनियादी तौर पे स्केल कंस्ट्रक्शन जो है ये एक डोमेन है जो साइकोलॉजी के अंदर लोग, बहुत सारे लोग पीएचडी करते हैं, वो स्केल कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्केल वैलिड एंड रिलायबल स्केल की कंस्ट्रक्शन जो इटसेल्फ है वो एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो स्कॉलर जो होते हैं, रिसर्चर जो होते हैं, वो उस पर काम करते हैं, और वंस कोई रिलायबल स्केल जब इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर इट्स वाइज टू यूज दैट स्केल फॉर आवर रिसर्च। हमें नए तरीके से स्केल बनाने की ज़रूरत नहीं होती जब ऑलरेडी स्केल हमें अवेलेबल हो, एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि जो स्केल हम नया बनाते हैं, और स्पेशली अर्ली बिगिनर जो स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स होते हैं, अगर वो बनाते हैं तो उसमें जो इश्यूज होते हैं वो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के होते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसा स्केल यूज़ करें जो स्टैंडर्डाइज हो, रिलायबल हो और वैलिड हो। इट्स इम्पोर्टेंट टू डिज़ाइन स्केल्स केयरफुली, ये मैंने ऑलरेडी बात कर दी। और ये मैंने जी रेफरेंसेस यूज़ किए, इन्वेस्टिगेटिंग कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथड्स, फ्रे बॉटन एंड क्रेप्स की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं तो कम्युनिकेशन को कैसे इन्वेस्टिगेट करना, दिस इज़ अ वेरी गुड बुक ऑन दिस सब्जेक्ट। Newman 2003 social research method, quantitative and qualitative approaches, Pearson। if you are a student of social sciences or from psychology, from political science, from social work, from education or other fields, then this is a good text, social research methods, quantitative एंड क्वालिटेटिव अप्रोचेस। आई होप आज के लेक्चर के नतीजे में आपकी स्किल्स के बारे में जो क्लैरिटी है उसमें इजाफा हुआ होगा, ज़्यादा क्लैरिटी होगी। और अगर आपका कोई पॉइंट हो, कोई सवाल हो, कोई इशू हो, तो मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, आई वुड लव टू आंसर देम। इस तरह हम आपस में एक मुकालमे को जन्म दे सकते हैं, एक डायलॉग को जन्म दे सकते हैं, जिसके नतीजे में हम एक दूसरे से एग्री कर सकते हैं, हम एक दूसरे से डिसएग्री कर सकते हैं, और वी कैन एग्री टू डिसएग्री विद ईच अदर और विद वन अनदर। और इस तरह हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, हम एक ऐसी कम्युनिटी
की तश्कील कर सकते हैं, जो इन्फॉर्म्ड कम्युनिटी हो, जिसमें डायलॉग हो, जो एक दूसरे को बर्दाश्त करे, जो एक दूसरे से सीखे, जिसके नतीजे में हम अपने अंदर जो है वो वुसअत क़ल्ब भी पैदा कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी पैदा कर सकते हैं और बुर्दबारी भी पैदा कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड।